तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार 2 ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 311 में आप सभी का स्वागत है। तो ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है बल्कि हमें मास्टर्स को दिखाया जाएगा जहाँ पे लू फेंग अपने सारे मास्टर्स को गिफ्ट बांट रहा होता है। तो ज़्यादा बोरिंग है तो इसको शॉर्ट में ही कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपनी कल्टिवेशंस को ख़त्म करने के बाद अपने चू किंगडम की तरफ निकल चलता है। हमें कैपिटल ऑफ चू के एक सेक्लूडेड कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्पायर चू बैठे हुए होते हैं और वो अपने एंशिएंट टोम के पास होते हैं। अब जैसा कि वो लू फेंग के मास्टर थे तो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में उसकी जो स्टेटस थी ना वो एक अनपैरेलल लेवल तक जा चुकी होती है, जिसके कारण उन्हें हर एक चीज से आजाद कर दिया गया था। कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर पाता था। एम्प्रेस मोनार्चेस कोई भी उसका मुकाबला कर ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि यानफेंग एंचेस्टर्स ने उन्हें सारी ड्यूटी से हटा दिया कि आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। और अभी डीचू अपने पूरे अल्टीमेट रियलम के पाइनेकल तक पहुंचने के लिए अपने प्रैक्टिस को जारी रखता है। वो सिर्फ कल्टीवेशंस पे ही ध्यान देता है। लेकिन तभी वो बैठा हुआ था, वो सामने देखता है तो सरप्राइज हो जाता है। सामने की तरफ वो देखता है तो सामने एक ब्लैक क्लैड में ब्लैक हेयर फिगर अपीयर होता है, उसके कोर्टयार्ड में आकर उतरता है। इसको देखकर डीचू पहचान जाता है कि ये तो लू फेंग, और स्माइल करते हुए कहता है लू फेंग आखिरकार तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ। अब यहाँ पर उन्हें अच्छे से पता था कि उसका डिसिपल अभी ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर मौजूद है और उसे वहाँ पे अपनी सारी एनर्जी लगाना है। टू इंसेनेशंस के फाउंडर यहाँ तक कि डी किंग वो सभी ऐसे ही सिमिलर फोकस को रहते हैं और ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में बहुत ही रेयरली अपीयर हुआ करते थे। अब लू फेंग अभी भी अपने डीचू को मास्टर कहकर ग्रीट करता है। मतलब लू फेंग इतना पावरफुल हो गया कि उस जैसे बंदे को पलक झपकते मार सकता, उसको पता भी नहीं चलेगा वो कब मर गया, लेकिन फिर भी लू फेंग इसे मास्टर कह रहा होता है। जिसके साथ कहता कि मैंने अपने 9 रिवर होली रियलम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पा लिया है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को गैदर कर लिए हैं। इसी वजह से मैंने आपके लिए कुछ कल्टीवेशन ट्रेजर्स को सिलेक्ट किए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही हैं। जिसको सुनकर डीचू कहता कि तुम तो मेरे मास्टर मतलब अपने मास्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, इतना सब करने की क्या ही ज़रूरत है। इसके साथ वहाँ पर अपने लू फेंग हाथों को वेव करता है और नमलस ऑक्सिलरी कल्टीवेशन ट्रेजर्स वहां पर आ जाते हैं, जिनके के अंदर से एक फेंट ऑरा निकल रही थी जो कि ये दर्शा रही थी कि वो कितना ज्यादा रेयर थे। अब इस सब को देखकर तो एम्पर चू का भी जो सर होता है वो कहीं कहीं जगमगाने लगता है, क्योंकि आपके सामने सोने से भरे हुए पूरा का पूरा थाली रख दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। सेम टू सेम वैसा ही अपने डीचू के साथ था। इसके साथ उसकी माइंड की इंस्पिरेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो पिल्स जितने थे वो हायर क्वालिटी के थे। उसको सूंघते ही उस बच्चे के यार कह सकते हो रोंगटे खड़े हो चुके थे। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि ये सारे रेयर वजह से जिसे कि मैंने 9 रिवर होली रियलम से गैदर किए हैं। जिसके साथ वो कहता है कि आपके लाइफ फॉर्म के लेवल से कंसीडर किया जाए तो इन समय मैंने मोस्ट सुटेबल ऑक्सिलरी आइटम्स लिए और टोटल में मैंने 92 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी ट्रेजर्स को खरीद रखे हैं। आप इन सबको ट्राई करते हैं और देख सकते हैं कि आप पे सबसे बेस्ट कौन सा सूट करता है, और मैं आपको इसके मेथड्स कैसे यूज़ करने हैं डायरेक्टली भेजने वाले। और लू फेंग उसे पूरी की पूरी मैसेज भेज देते हैं। यहाँ पर टोटल में 92 ऑक्सिलरी ट्रेजर्स होते हैं। अब यहाँ पे अपने एम्परर चू यानफेंग एंशिएंट के एक एम्परर थे, लेकिन हमें बताया जाता कि उन 92 ऑक्सिलरी आइटम्स में से एम्परर चू सिर्फ 3 ही ऑक्सिलरी आइटम्स के बारे में जानते थे और बाकी के 89 उन्हें तो कुछ अता पता भी नहीं था। और यहाँ पे वो पहली बार सुने थे कि ऐसा भी कुछ चीज होता है। इसके साथ लू फेंग कंटिन्यू करते हुए कहता कि मास्टर्स आपने लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। मैंने नंबरस डिफरेंस इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया है जो कि 9 रिवर होली रियलम में पाए जाते हैं। ये इनहेरिटेंस सारे गॉड एम्पर लेवल्स के बिलो है तो ये काफी ज्यादा सस्ते होते, इसलिए मैंने हंड्रेड्स ऑफ ऐसे इनहेरिटेंस को एक्वायर कर लिया जिसे कि आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिसको सुनकर एम्परर चू उसको सुनकर हैरान होता है कि क्या तुमने हंड्रेड्स ऑफ ऐसे खरीद रखे हैं। जिसके साथ लू फेंग वहां पे एक और बुक को निकालता और कहता है कि इसके अलावा एक और चीज है, और वो एक बुक को रिवील करता है और कहता है कि ये मेरे पर्सनल इनसाइट से लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस को लेकर मास्टर आपको इन सबको पढ़ना चाहिए और आप जरूर इससे अल्टीमेट लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस
उसके एसेंस को पकड़ पाओगे, उस लेवल तक जा पाओगे। अब लू फेंग ने भी अपनी एक किताब को लिख रखी थी जिसका नाम था ग्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि किसी अल्टीमेट गॉड रियलम के डिस्ट्रक्शन से तो ज्यादा नहीं बड़ी थी। मतलब लू फेंग ने उसके लेवल को कम ही रखा था, लेकिन लू फेंग को अपने इस डिस्ट्रक्शन के बारे में एक डीप एक्यूमुलेशन अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके कारण वो इस किताब को बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिख पाया था। लू फेंग ने एक दो को थोड़ी ना, बल्कि काउंटलेस को, लाइफ फॉर्म्स को वहां पे एब्जॉर्ब किया था, जिसके कारण उसकी इनसाइट्स भी काफी ज्यादा एक्सेप्शनल हो रखी थी। इसी के साथ लू फेंग ने यह भी प्लान बना रखा था कि वो यही सेम कॉपी मोरोसा को भी देने वाला है, क्योंकि मोरोसा भी डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस को ही जानता था, वो भी उसको स्टडी करता था। अब यहाँ पे वो उसको एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर लेवल वाला देने वाला था। अल्दो मोरोसा भी अल्टीमेट रियलम में जा चुका था, वो पूरी तरह से पीक पे जा चुका था, मतलब ब्रेक थ्रू नहीं किया था, बस पीक पे पहुंच चुका था। और यहाँ पे बहुत लंबे अरसे बाद अपने मोरोसा का जिक्र हो रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे बताया जाता है, पहले तो ये कहा गया था कि यार मोरोसा ब्रेक थ्रू कर ही नहीं सकता है, लेकिन इतने लंबे अरसे से वो खाता पीता रहा है तो अभी वो पीक तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे राइटर के द्वारा खुद ये कंफर्म किया गया है, अभी के फिलहाल जो लिखा हुआ है उसमें बता रहा हूँ कि यहाँ पर मोरोसा के पास एक बहुत ही स्लिम चांसेस है कि वो अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। मतलब कि वहां पर अपना मोरोसा भी बहुत ही जल्द एक्शन में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग को भी नहीं पता था कि कब होगा, लेकिन वो बस एक मिरेकल का यूज कर रहा था। लू फेंग की जितनी पहुंच हो चुकी है उस हिसाब से मोरोसा को पूरा लगातार ट्रेजर्स दे सकता है और उसको सप्लाई एंड डिमांड को फुलफिल कर सकता है। बस अपने मोरोसा को क्या करना है, तो बैठकर पढ़ाई करनी है, जो कि एक बच्चे से करवाओ तो आप समझते हो कि आज जेनजी के बच्चे क्या ही करते, पढ़ाई तो करते नहीं मेरे और आपके जैसे। जिसके साथ यहाँ पे एम्परर इन सबको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते कि क्या इतने ज्यादा रिसोर्सेज, आखिरकार तुमने इतने ज्यादा ट्रेजर्स को खरीदने में कितने हिनवान क्रिस्टल्स को स्पेंड कर दिए हैं। और वो लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। अब लू फेंग हाथों को वेव करता और कहता है कि ज्यादा नहीं, बस कुछ मिलियन हिनवान क्रिस्टल, बस इतना ही। अब यहाँ पे लू फेंग के लिए 1 मिलियन हिनवान क्रिस्टल अभी के फिलहाल में बहुत कम है, क्योंकि यार लू फेंग जब एंट्री लिया था 9 रिवर होली रिवर में, तो लू फेंग के लिए 1 मिलियन हिनवान क्रिस्टल बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग के लिए तो ऐसे है जैसे वो कुरकुरे खरीद के खा सकता है। इसके साथ एम्परर लू फेंग की तरफ देखने लगता है, साथ में वो लू फेंग के लिखे हुए उसी पर्सनल नोट को भी देखने लगते हैं, बुक को भी देखने लगते हैं। इसके साथ एम्परर कहते हैं कि इनसाइड 92 रेड ट्रेजर्स जो कि तुमने खरीदे, मैंने तो उनमें से 3 ही देख रखे हैं और इन सब के प्राइसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। और ये किताब जो तुमने लिखी है, मुझे पक्का यकीन है कि इसे काफी लंबा टाइम लगने वाला है इसको कंप्लीट करने में। और लू फेंग किताब देखकर सीरियसली होकर कहते हैं कि तुम ओरिजिन वर्ल्ड में जाए हुए सिर्फ 1000 ईपोस का ही टाइम हुआ है, मुझे तुम्हें अपने मास्टर के इन अफेयर्स के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। मैं अभी के फिलहाल ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर पता है कि आखिरकार उस जगह पे कितना ही ज्यादा खतरनाक है और वहां पे सर्वाइव करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जिसके साथ वो लू फेंग को आशा देते हुए कैसे, मतलब दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम अभी ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर हो, तुम्हें खुद पे रिलाई करना होगा और कम्पिटिट करना होगा। और तुम तो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे देखो तुम्हारे टीचर को ओरिजिन कॉन्टिनेंट में हूँ, शांति से हूँ और सिक्योरिटी में हूँ, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। तुम कॉन्स्टेंटली वहां पे खतरों का सामना कर रहे हो। अब एम्परर चू और बाकी सारे एम्परर्स को उन सबको पता था कि आखिरकार ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर कितनी भयानक खतरनाक सी जगह मौजूद है। जिसके साथ वो कहते हैं तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे पहली आती है, सबसे पहले तुम अपने आप को फुली एस्टैब्लिश करो और अपने मास्टर के बारे में सोचने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम है। और वो अभी लू फेंग के दिए हुए उस गिफ्ट को लेने से हेजिटेट कर रहे थे। जिसके साथ वो उसे देते हुए कहते कि इन सबको लो वापस ले जाओ और इन सबको हिनवान क्रिस्टल्स में एक्सचेंज करा दो। इसको सुनकर लू फेंग कहता कि नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और लू फेंग उससे कहता कि मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं अभी 9 रिवर होली रियलम में हूँ और मुझे वो काफी ज्यादा सेफ है डार्क होली रियलम में, तो मुझे उतना खतरा नहीं है और मैं ऑलरेडी वहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका हूँ और कुछ गिने चुने लोग ही मुझे सरपास कर सकते हैं। जिसको सुनकर डीचू हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पे जितने भी एम्प्रेस होते हैं ना, उन सबको पता था कि उन सबको यार पता था कि 9 होली रिवर रियल्म्स में कैसे कैसे बंदे मौजूद थे, क्योंकि एम्पर के रॉयल फैमिलीज के जितने भी एम्प्रेस थे ना, वो कभी कदार देखो ऐसा नहीं है कि वो सब ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो सभी अल्टीमेट वर्ल्ड पे
आ चुके हैं और अल्टीमेट लेवल वाले बंदे बाहर जा सकते हैं, तो इस हिसाब से एम्प्रेस भी बाहर जा सकते हैं। और तो कभी कभी जाया भी करते थे, मतलब कि कभी कभी निकला करते थे। डीमिंग की बात कर लो, डी और एक और था डीफू जो कि अल्टीमेट वाले में था, वो भी निकल के देख चुका था, उसे खतरों के बारे में पता था, इसलिए वो लूफिंग का इंतजार कर रहा था। इसी हिसाब से बाकी सारे एम्प्रेस भी बाहर जाके थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस ले चुके थे। उन सबको पता था कि बाहर की दुनिया कितनी ही ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पे कहते हैं कि मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन मुझे 35 सिटीज़ जो कि 9 रिवर होली रिवर में मौजूद हैं उसके बारे में एक रफ अंडरस्टैंडिंग पता है। वहाँ पे मुझे एंचेस्टर्स ने भी बता रखे हैं कि एंचेस्टर भी 9 रिवर होली रिवर के पीक पे नहीं आते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंदे वहाँ पे मौजूद होते, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। इसको सुनकर लूफेंग थोड़ा सा पाउंडर करता है और वहाँ पे रुकता है। इसके साथ हमें ये बताया जाता है कि यूनलान सिटी में अकेले ही, मतलब वहाँ पे 35 टोटल सिटीज है, तो सिर्फ एक अकेले यूनलान सिटी की ही बात करें तो वहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे थे जो कि अपने 2 एंशिएंट नेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे थे, उनसे भी ज़्यादा पावर को पोजेस करते थे। इसके साथ लूफेंग कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि माना पूरे के पूरे इंटायर होली रिवर में वहाँ पे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल बीइंग्स है जो कि 2 एंशिएंट नेशंस को सरपास कर सकते हैं, लेकिन 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 वहाँ पर कुछ ही ऐसे गिने चुने बंदे हैं जो कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसको सुनकर एम्पर जो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो पूरी तरह से हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि तुमने दोनों नेशंस के फाउंडर को सरपास कर रखा है। तो लूफेंग वहाँ पे कुछ भी नहीं छुपाता, बल्कि कहता कि हाँ, मैंने अपने आप को एक हाई लेवल ऑफ पावर में स्टेप करा लिया। जिसको सुनकर एम्पर चुप पूरी तरह से हैरान होते हुए पूछते कि क्या तुम पूरे के पूरे एक हायर लेवल जा चुके हैं। तो लूफेंग कहता है कि बस एक ही लेवल में आगे गया, उससे ज़्यादा नहीं। जिसके साथ लूफेंग वहाँ पे उन्हें बताते हुए कहता है कि मैंने अब रिसेंटली ही ब्रेक थ्रू किया है, और मास्टर मेरे अलावा अब पहले वो व्यक्ति है जो कि मेरे इस ब्रेक थ्रू के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे हम जान चुके हैं कि लूफेंग 2 एंशिएंट नेशन के फाउंडर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, मतलब वो उन दोनों को भी बच्चे की तरह मार सकता है आसानी से। डीचू ये सब जानकर पूरी तरह शॉक में आ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि एंचेस्टर जो कि 2 एंशिएंट नेशंस के उन्होंने काउंटलेस सेंचुरीज तक कल्टीवेट किया था, वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के मल्टीपल साइकिल्स को फेस कर चुके थे। वो यहाँ तक कि डार्क होली रिवर में भी वेंचर कर चुके थे, तो उन्हें पता था कि उसके पास कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका खुद का डिस्पल जो कि लूफेंग है, जो कि 9 होली रिवर में जाए हुए सिर्फ कुछ 1000 एपोज ही हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी उन सभी को सरपास कर रखा है। ये तो कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। जिसके साथ लूफेंग फिर से पूछता कि मास्टर क्या आप अब इन सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। अब एम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि यार अपना डिस्पल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास, तो कहता है फाइन मैं इसे लेता हूँ। वो सेक तो करता है, लेकिन वहाँ पर उन साइड पे उसको ले ही लेता है, क्योंकि इन सभी से उसे काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। जिसके बाद फाइनली वो अपने आप को शांत करता है, एडवाइस करते हुए कहता है कि तुम्हारी टैलेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है, इसलिए तुम्हें बहुत ही शांति और पेशेंस से काम करना होगा। जिसके साथ लूफेंग भी कहता कि मास्टर चिंता मत कीजिए। जिसके साथ एम्परेचर वेव करते हैं, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ लाते हैं, वो गिफ्ट को ले लेते हैं। और वहाँ पे वो कहता है कि चलो बताओ मुझे 9 रिवर होरियलम के और के बारे में। वहाँ पे कहता है कि मेरी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि रॉयल फैमिली रिकॉर्ड्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई है, और इंपीरियल कोर्ट मुझे बाकी के डिटेल्स बताने से भी मना करते हैं। जिसके साथ लूफेंग इस्तेमाल करता है, वो वहाँ पे वाइन निकालता है, मतलब उसके पास तो महंगे वाइन होने वाले थे, इसलिए लूफेंग उसको निकाल कर उसको पीने लगता है। और वहाँ पर बहुत ही लंबी चौड़ी भाषण होती, वहाँ पे बातें होती, वो हंसते हैं और बहुत ही लंबी चौड़ी डिटेल में लूफेंग सबको सारी चीज़ें बताने लगता है। जिसके साथ फाइनली लूफेंग वहाँ पे बाय बाय बोलकर निकल पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो थोड़ी सी स्लो में देख रहे हो, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो रहा हूँ, एमएनएम को फेल करने वाला हूँ। जिसके साथ लूफिंग वहाँ से चला जाता है, तो डीचू वहाँ पे अकेला था। जिसके साथ डीचू अकेले में सोचता है कि जब मैंने लूफिंग को पहली बार डिस्पल में एक्सेप्ट किया था, मुझे विश्वास था कि मैं ही उसको गाइड करूँगा उसके टैलेंट को आगे बढ़ाने में, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बंदा इतना ज़्यादा पास हो जाएगा। मुझे लगा था कि मैं इसको एक दिन ले जाऊँगा अपने ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर, ताकि इसको एकम्पनाई कर सकूं, लेकिन किसने सोचा था कि इतने कम टाइम में अपना लूफिंग उन सारे 2 एंशिएंट नेशंस के एंचेस्टर तक को सरपास कर देगा। यहाँ पर अपने डीचू के पास तो कोई शब्द ही नहीं होते कि आखिरकार वो अपने डिस्पल के बारे में बोले तो बोले क्या और कहे तो कहे क्या। जिसके साथ यहाँ पर यही चीजें होने लगती है। अपना डीचू वही सब पुरानी बातें याद करने लगता है, जहाँ पे वो कैसे कहता कि जब लूफिंग अपने आप को पूरे मिटियोर की तरह राइज करना शुरू किया था, 3 एम्प्रेस डियान, डीजी और डीवू वो तो लूफिंग को एलिमिनेट करने की ही बात कर रहे थे, लेकिन
लेकिन यहाँ पर 2 तो मारे गए और तीसरा बेयरली भाग गया, जिसमें से डी यान होता है। डीजी और डीवू तो अपने यानफेंग एंचेस्टर नेशंस के द्वारा ही मारा गया था, लेकिन जो डी यान होता है वो तो भाग गया होता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर। तो हो सकता है फ्यूचर में इन कभी जब डियान को पता चलेगा लूफिंग के बारे में तो इसकी इतनी ज़्यादा फट जाएगी यार कि वो ऐसे ही टपक जाएगा। मुझे नहीं लगता कि डियान बचने वाला भी है, क्योंकि डियान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था उन जैसे एनवायरनमेंट में। जब उसके पास पैसे तो होंगे ही, लेकिन उसकी काफ़ी लोअर कल्टिवेशन से मुझे लगता है कि वो टपक चुका होगा या फिर वो आगे पावरफुल बनकर आएगा। लेकिन उसकी जिस हिसाब से कल्टिवेशन स्पीड थी, मुझे नहीं लगता कि वो लूफिंग का कुछ बिगाड़ भी पाएगा, या फिर यह मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो मारा जा चुका होगा किसी मॉन्स्टर के हाथों, या फिर कोई और उसको मारकर अपना खाना बना लिया होगा। जिसके साथ डीचू एडमिट करते हुए कहता है कि एंचेस्टर ने तो सच में लूफिंग के बारे में बहुत ही आगे तक का सोच रखा था। मैं तो प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाया कि आखिरकार मैं खुद का डेस्क पर लूफिंग कितना ही आगे जा पाएगा। जिसके साथ लूफिंग अपने मास्टर से मिलता है डीचू, उसके साथ वो अपने दूसरे मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट से मिलते हैं। अब देखो एम्पर चू तो काफी ज्यादा पावरफुल था, अल्टीमेट 12 पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे, तो उसके लिए लूफिंग को काफी ज्यादा महंगे रिसोर्सेज लगाने की जरूरत थी। महंगे थोड़े ना थे, लेकिन फिर भी 1 मिलियन ज़्यादा थोड़े ना होते हैं। जिसके साथ यहाँ पे बताया जाता है कि माउंटेन सिटिंग गेस्ट उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, मतलब कि वो अभी भी गॉड रिलम के सिर्फ फर्स्ट लेवल पे होते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ गॉड किंग लेवल पे ही होते हैं। ऐसे कारण उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। लूफिंग ने भी उनके लिए बहुत ही अच्छी खासी गिफ्ट प्रोजेस कर रखी थी, लेकिन जबकि उनकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा कम थी तो सिर्फ महज 100,000 हिनवान क्रिस्टल ही कॉस्ट की थी। जिसके साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि लूफिंग उनके लिए बहुत ही पावरफुल ट्रेजर ला के रख सकता था, लेकिन अभी अपने माउंटेन सिटिंग गेस्ट की जो फिजिकल पावर थी, फॉर्म थी, वो इतने पावरफुल ट्रेजर्स को विथ स्टैंड तो कर ही नहीं सकती। जिसके साथ यहाँ पर अपना लूफिंग मास्टर सिटिंग गेस्ट से कहता है कि मास्टर, मैंने कुछ स्क्रिप्चर्स को 9 रिवर होली रिलम से गैदर कर रखे और ये सभी आपको काफी ज्यादा सूटेबल होगी। जिसके साथ लूफिंग ने कई और सारे वेपन रिफाइनिंग के इनहेरिटेंसेस को भी ले रखे थे, क्योंकि अपने माउंटेन सिटिंग गेस्ट इनहेरिटेंस को मतलब वेपन रिफाइनिंग और ट्रेजर रिफाइनिंग इन सभी पे काम किया करते थे। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि असल में जितने भी वेपन रिफाइनिंग के इनहेरिटेंस थे जो कि गॉड एम्पर लेवल के बिलो होते हैं, वो 9 रिवर होरिलर में काफ़ी सस्ते दामों में बेचे जाते हैं। कह सकते तो कुछ 100 यूनियन क्रिस्टल जो कि कौड़ी के भाव में बिक रहे होते हैं, जिसको कि लूफिंग ऐसे ही मिलियंस में खरीद सकता है। मतलब मिलियंस में खरीदेगा तो 100 बिलियन ऐसे ही हो जाएगा, मतलब 1-2 लाख खरीद लेंगे तो कोई भी लूफिंग को दर्द नहीं होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मास्टर सिटिंग गेस्ट को, जो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे और लूफिंग की सारी गिफ्ट से अपने माउंटेन सिटिंग गेस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, वो उसे ले भी लेते हैं। अब यहाँ पे कह सकते हो कि अपना माउंटेन सिटिंग गेस्ट, जिसे कि मास्टर जियो सांकी कहा जाता है, वो अपना लूफिंग का गॉड है, क्योंकि असल में अपने माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने ही अर्थ को बनाया था। अर्थ पे ही लूफिंग पैदा लिया और लूफिंग इतना पावरफुल बना। तो एक तरीके से देखा जाए तो माउंटेन सिटिंग गेस्ट ही अपने स्वैलो स्टार के क्रिएटर है, राइटर के अलावा। जिसके साथ लूफिंग का जो बॉन्डिंग होती है ना माउंटेन सिटिंग गेस्ट की, वो एम्पर चू से भी काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। वो बचपन से ही उसके साथ उसको नज़र बना के रखे हुए थे। जिसके साथ हमें यह भी बताया जाता है कि कैसे हम 9 ट्रिबुलेशन सीक्रेट मैनुअल, स्टार टावर, ली युवान टेक्निक, ये तीनों जो कि मोस्ट पावरफुल चीजें हैं स्वैलो स्टार के यूनिवर्स के अंदर, वो सभी उसके मास्टर के द्वारा ही गिफ्ट दी गई थी। और लूफिंग कभी भी, मतलब आगे चलकर लूफिंग कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, लूफिंग कभी भी अपने मास्टर का ये सभी उधार चुका ही नहीं सकता है। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अपना माउंटेन सिटिंग गेस्ट कहते हैं कि लूफिंग, तुम जानते हो तुम्हारे मास्टर की इनेट कॉम्प्रिहेंशन कैसी है, और मेरी कॉम्प्रिहेंशन ग्रेड डॉ में उतनी भी अच्छी नहीं है, और मैं अभी भी सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल में नहीं आ पाया हूँ। अब मैंने उस वक्त गलती से बोल दिया कि अभी माउंटेन सिटिंग गेस्ट अभी फर्स्ट लेवल में ही है, मतलब कि वो सेकंड लेवल में आ चुके हैं, लेकिन अभी उनका जो कॉम्प्रिहेंशन है डॉ का, जैसे लूफिंग अभी मिड स्टेज में अपने डॉ को ले गया, तो वैसे ही अपने माउंटेन सिटिंग गेस्ट का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ग्रेड डॉ का, वो सेकंड लेवल में नहीं आया होता, वैसे फर्स्ट लेवल का, मतलब बॉडली पावर सेकंड लेवल की होती है और कॉम्प्रिहेंशन की पावर्स वो फर्स्ट लेवल की ही होती है। जिसके साथ वो अपने एक्सप्रेशंस को बड़ी ही शांति से कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा इफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बस एक ही इच्छा था जो कि रिवेंज लेना था, और जबकि ये सब हो चुका है तो मैं बहुत ही शांति प्रिय अपने लाइफ को जी सकता हूँ, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा है। अब लूफिंग अपने मास्टर के सेल्फनेस को सेंस कर पा रहा था, वो अपने मास्टर के पास्ट के वेट के बारे में जानता था कि उसने अपने फ्रेंड्स को, अपने प्यार करने वाले उन सबको
खो दिया था, जो कि काउंटलेस ईयर्स तक अकेले रहा था और सिर्फ बदले की भावना में जलते रहे थे। उनके लिए सिर्फ एक बदला ही काफी था, और जबकि बदला पूरा हो गया तो चैप्टर क्लोज हो गया, तो उनके लिए कुछ नहीं, बस आराम से जिंदगी जीना यही था बुढ़ापे में, और करीबी क्या सकते हो। और कल्टीवेशंस की बात करें तो अपने मास्टर सिटिंग गेस्ट के पास कल्टीवेशंस की जो मोटिवेशन होती है ना, वो बहुत ही कम होती, मतलब होती नहीं है। जैसे कि लूफिंग का कल्टीवेशन करने का एक ही मकसद होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना। कोई भी उसे थ्रेटन करने की कोशिश कर, स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर उसे दबा देना, सबसे पावरफुल बनना, मतलब कि उसके फैमिली को कोई आँच ना आए, इतना उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। जिसके साथ यहाँ पे लूपिंग क्या आता है कि मास्टर आखिरकार क्यों ना आप इस इनहेरिटेंस को उस टाइम में पढ़ो जब आप खाली बैठे हो सकता है कि यह आपके टाइम को पास करने में मदद कर सके। तो माउंटेन सिटिंग गेस्ट हंसते हुए क्या आता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको अपने खाली समय में पढ़ना स्टार्ट करूंगा। कौन जानता है कि मैं अपने ग्रेट डाउ को सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में स्टेप आउट करा दूंगा। जिसके साथ लूफेंग थोड़ी देर बात करता है और वो वहाँ पे ये पता लगा पा था कि यार उसके मास्टर को इन सब में कोई इंटरेस्टिंग ही नहीं है। मास्टर पूरी तरह से अकेले में रहा करते थे। इसके साथ वहाँ पे लूफेंग कुछ बातें करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जिसके साथ लूफेंग जैसे ही वहाँ से जाता है ना, वहाँ का टाइम एंड स्पेस बदलना शुरू करता है। माउंटेन सिटिंग गेस्ट अकेले बैठे होते हैं, उनके सामने एक मिरर अपीयर होता है और मिरर के अंदर हमें एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक वुमेन एक यंग मैन को सिखा रही होती है, उसे पढ़ा रही होती है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे ऑरिजिन यूनिवर्स का सीन ले लो, वहाँ पे जो टाइम एंड स्पेस का सेपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसके कारण आप आसानी से वहाँ पर वीकर बीइंग्स को पास्ट में रिवर्स करके रिवाइव कर सकते हैं। ऑरिजिन यूनिवर्स में आपने देख रखा है कि कैसे बार बार बाकी सारे बंदे को रिवाइव किया जाता है। लेकिन ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ का टाइम एंड स्पेस काफ़ी ज़्यादा डेंस था और रिजिड था। यहाँ पे ऐसा कोई तरीका ही नहीं था कि आप समय को पीछे करके मरे हुए को वापस ला सकते हैं। जिसके साथ अपना मास्टर सामने शीशे की तरफ देखता और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे होते हैं। अब ये मिरर ट्रेजर उसने बहुत ही लंबे अरसे बना रखे थे, जो कि उसके मेमोरीज को इनहेरिट करके रखे हुए होते हैं, उसको दर्शाते थे। ये उसके मेमोरीज थे, उसके फेलो डिस्पर्स के, उसके फ्रेंड्स के, उसकी वाइफ के, उसके बच्चों के, उसका हर एक चीज़ के, उसके मेमोरीज के फ्रैगमेंट्स को जो कि उसके पास्ट में मौजूद थी। जिसके साथ वो अपनी आंखों को बंद करता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते और कहते कि मैं विश करता कि मैं बस उस समय में लौट पाता, और वो वहाँ पर रोने लगते हैं। अगर मैं उस मोमेंट को एंजॉय करने के बाद मारा भी जाऊँ तो मैं ये करने को तैयार हूँ। अब लूफेंग ने उसे गिफ्ट दे रखे थे और यहाँ पे लूफेंग को ये पता था कि ये अपने मास्टर कितने ज़्यादा खुश हैं और अपने मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अपने मास्टर जो इनको इन सभी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। अब लूफेंग भी अच्छे से जानता था। जिसके साथ लूफेंग कहता कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं मास्टर के पास्ट को बदल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ बर्डन ऐसे होते हैं जिसको कि कभी मिटाया नहीं जा सकता है। और मैं चाहता तो हूँ मैं हेल्प करने को, लेकिन मैं कर नहीं सकता। अब लूफेंग ने जितने भी टास्क थे वो कर लिए होते, जितने भी मास्टर से मिलना था वो सबसे मिल चुके होते हैं। बाकी और मास्टर्स को नहीं दिखाया जाता है, तो इन सब के बारे में ऐसे ही बताया जाता है कि लूफेंग जाता है और मिलकर आ जाता है। इसके साथ यूनलान सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीस अभी भी होता है। लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट ने अभी तक कोई ट्रबल नहीं किया होता है। डान टावर का बिजनेस अभी भी रल्ले से चल रही होती है और लूफेंग के पास अभी भी कोई प्लान नहीं होता कि वो जाकर घुस के अपने इंसेक्ट नेस्ट के घर में जाकर उसको मारे, बल्कि वो इंतजार करता है, अपने ह्यूमन ब्लड लाइन को पढ़ना शुरू करता है। और हर बार उसने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को अनराइवल किया था और वो अपने आप को और भी स्ट्रॉन्गर बनाता गया होता है। टाइम पूरी तरह पानी की तरह बहना पड़ता है और दिखाया जाता है कि इसी के साथ 1000 इपोज पास हो चुके होते हैं। मतलब लूफेंग की स्ट्रेंथ फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि इन सब के दौरान लूफेंग ने महज 300 इपोज में किए थे और अगेन 700 इपोज पास हो चुके थे। मतलब टोटल में 1000 इपोज का बहुत ही लंबा अरसा पास हो चुका था। तो लूफेंग की हो सकती है कि स्ट्रेंथ और भी बढ़ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब नेक्स्ट के इवेंट कुछ भी लूफेंग का बिगाड़ सकती है। वो ट्वेल्स को ढूंढ कर लूफेंग पे फिर से अटैक करने आना, तो यार लूफेंग उसे बहुत बड़ा धप्पा देने वाला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ हलचल होना शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।